अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। काय काय कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक और शिकस्त, और वो भी वन साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त। जो एक वकार हुआ करता था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो इस सीजन 6 में कतई दिखाई नहीं दिया। एक दिन पहले 10 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और फिर एक ऐसे मैच में कि अगर उनकी बका इस इवेंट में बाकी है, इस इवेंट में कयाम करना है, तो उन्हें पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह हासिल करनी थी। लेकिन ज़ल्मी के खिलाफ भी उन्हें वन साइडेड मुकाबले के बाद 61 रन से शिकस्त हुई। कोई चीज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक में नहीं गई। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर, 32 साल खिदमात है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत नामवर क्रिकेटर्स उन्होंने दिए, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वो माजी नहीं है, ये हाल है, और हाल में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। नदीम उमर साहब से कल रात को मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि आपकी टीम की ये सूरत हाल क्यों हुई। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, और उसके बाद कोई चीज भी ऐसा लग रहा था कि हक में नहीं जा रही। इवन कि आप सिर्फ इस अबुधाबी लैग में भी अंदाजा कर सकते हैं कि जहां पर दोनों प्लेटिनम प्लेयर उनके, फैब किसी की बात कर ले या रसल की बात कर ले, दोनों के दोनों 2 मैचों के दौरान में अनफिट हो गए, दोनों अवेलेबल नहीं हुए। तो कहने का मकसद है कोई चीज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक में नहीं जा रही। बहुत सारी उन्होंने एग्जाम्पल दी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपने ट्वीट में इस अज़म का भी इजहार किया कि इस साल फैंस को जो मायूसी हुई है वो नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। पहले बॉलर्स की जबरदस्त किस्म की ठुकाई हुई, देन बैट्समैन भी जो है वो कोई इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। 198 रन के सामने सिर्फ 136 रन स्कोर कर चुके। आज डबल ऑर्डर खेला जाएगा, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लाहौर कलंदर्स का दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। वो इस इवेंट में बहुत डिफरेंट टीम और कॉम्पैक्ट टीम दिखाई दे रही है, सामना करेंगे। जबकि दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल होंगे। मुल्तान सुल्तान अब अपनी उम्मीदों को जिंदा कर चुके हैं, उन्होंने पिछले मैच में फतह हासिल की थी, इसलिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनकाउंटर होगा ये। लेकिन हम अपने ऑनरेबल गेस्ट से एक चीज जरूर सामने रखेंगे कि अब तक के जो मैचेस हम देख रहे हैं उसमें ना हमारे बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं, ना हमारे बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं। अब तक की अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो फिर जो मैच विनिंग स्टिंग होती है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से ही सामने है। कल मिलर किलर, जिस तरीके के मिलर ने बैटिंग की थी, उनके किलर इंस्टिंक्ट वो हमने देखे, और कल भी पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी बैटिंग मैच में फर्क डाल गई। उससे पहले अगर आप उठा के देखते हैं तो कॉलिन मनरो, जिनकी परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने 36 गेंदों पर 90 रन स्कोर किए थे। लाहौर कलंदर्स की फतवात में राशिद खान का हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, डेविड का हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, फॉकनर का हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, वैन डंग का हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा हिस्सा ना फखर का दिखाई दे रहा है, ना शाहीन शाह अफरीदी का दिखाई दे रहा है, ना मोहम्मद हफीज का दिखाई दे रहा है। हमारी लीग, हमारे खिलाड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। मतलब गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अपने दौर के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में के लिए कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। हारून रशीद भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट रेस किया है आपने। हारून भाई मेरा सवाल ये है, हारून भाई मेरा सवाल ये, मैं सारी टीमें उठा के देखूं, आप जरा परफॉर्मेंस का लेवल चेक कर ले। मैं पता मोहम्मद आमिर क्या कर रहे, वहाब रियाज क्या कर रहे, शुएब मलिक क्या कर रहे, इनके लिए मैंने और आपने बहुत बातें की कि इनकी परफॉर्मेंस की। हमने फखर की बात की, हमने शर्जील की बात की कि इनको ओपनर होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं। बाबर आजम 85 करते हैं, वो मैच विनिंग नहीं होते। शुएब मलिक 73 करते हैं, वो मैच विनिंग नहीं होते। वेयर इज डेविड की जो 60-70 रन होते हैं, वो उनकी टीम को मैच जिता जाते हैं। मिलर के रन मैच जिता जाते हैं, कॉलिन मनरो के रन मैच जिता जाते हैं। तो हम मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे और ना हमारी उस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। ये तो नसीम लम्हा फिक्री है। मैं वही देख रहा था कि अपने इंट्रो में आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस पॉइंट को रेज किया है। 2-3 चीजें इसमें समझने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज तो सामने जाहिर हो रही है कि जितने भी आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र किया, इवन फॉर दैट मैटर जो टिम डेविड की आप बात करते हैं, तो ये तो सिंगापुर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसने बिग बैश में भी क्रिकेट खेली और काफी अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर लग रहा है।
लेकिन जो दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे आपने मिलर का जिक्र किया, मनरो का जिक्र किया, उस्मान ख्वाजा ने भी अच्छी बैटिंग की। और तो ये तो नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल सीन के ऊपर जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं या टॉप टीम के जो प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग। वेर एज जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, फखर जमान का, शर्जील खान का, आजम खान का, आपने आमिर का जिक्र किया जो कि टीम में नहीं है, वहाब भी टीम में नहीं है, मलिक भी टीम में नहीं है, हफीज टीम में है पाकिस्तान की, जब उन्होंने अभी आगे जाके दौरा करना है। तो अब इसमें दो चीजें हैं। मैं एक दफा होता ही है कि बाद लोग पहले पीक कर जाते हैं। ये एक मतलब कहावत है कि वक्त पे पीक करना चाहिए, तो यू नेवर नो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पीक करे और ये प्लेयर्स अपनी फॉर्म जो है वहां पर वापस लेकर आए या जो कमिंग सीरीज है में तो उसमें हो। दिखाइए पहले लेकिन फॉर्म, हाँ, पहले लेकिन जो अरुण इस भाई वक्त वर्ल्ड कप थोड़ी पहले। जी जो जी अरुण भाई कॉन्फिडेंस, प्लीज। मैं सिर्फ ये कहता कि जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो इसी किस्म के टूर्नामेंट से वापस आता है जब आप ऐसे जैसे पीएसएल में खेल रहे हैं। अब देखें ना, फायदा पीएसएल का ज्यादातर किसको हो रहा है? अब तक की जो सिचुएशन, उन फॉरेन प्लेयर्स को हो रहा है कि शायद वो अपनी अपनी टीमों में जगह ना बना सकते हो। मैं मानता हूं कि मिलर जो है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी अगर आप ऑफ लेट देखें तो वो इतना ज्यादा सीरियस कंटेंडर नहीं था अपनी T20 की टीम में, क्योंकि उसको खिलाते तो हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। इसी तरह मनरो जो है वो बिल्कुल T20 का हिस्सा है, और दूसरे प्लेयर्स भी जो जिनका आपने जिक्र किया, फॉकलर तो कहीं भी अभी तक नजर नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के किसी भी उसमें सिचुएशन में कि वो टीम में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन उनका इम्पैक्ट ऐसा है कि परफॉर्मेंस, उनके स्किल्स का लेवल ऐसा है कि जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी टीमें जीतती हैं। वेयरएज पाकिस्तान का स्किल्स का लेवल ये है कि ये परफॉर्म भी कर रहे हैं लेकिन वो मैच विनिंग सिचुएशन में अपनी टीम को नहीं लेके जा रहे। सो ये लम्हा फिक्रिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी तो ये अपनी फ्रेंचाइज की टीम को नहीं जिता सक रहे, तो आगे जाके इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए खेलना है, और पाकिस्तान की टीमें कैसे कामयाबियां हासिल करेंगी नहीं करेंगी। अगर ये कंट्रीब्यूशन का लेवल यही रहा तो मुझे तो बहुत डर है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आइंदा आने वाली सीरीज में और वर्ल्ड कप में क्या होगी। तो ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें तो पीएसएल को हमने अहाता किया हुआ है, तो अब तक की जो परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तानी टॉप प्लेयर्स की या नेशनल प्लेयर्स की, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी हमें बिल्कुल मायूसी फैंस को होगी कि जिनके ऊपर इतना ज्यादा ये डिपेंड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को कहां से कहां लेके जाएंगे या अपनी फ्रेंचाइज की टीमों को कहां से कहां लेके जाएंगे। तो इनकी वो कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का परफॉर्मेंस नजर आई, रिजवान ने छोटी सी इनिंग खेली, बाबर आजम ने खेली, और शुएब मलिक ने एक इनिंग खेली, लेकिन वो इनिंग्स जो है वो प्रॉब्ली मैच विनिंग तो इनिंग्स नहीं बनी। ठीक है, रिजवान की टीम मैच जीत गई मुल्तान सुल्तान, बट वेयर एज अदर टू टीम्स दे लॉस्ट, कराची किंग्स और पिशावर जल्मी उस मैच में तो हार गई। अरुण भाई आप सिर्फ परफॉर्मेंस उन फॉरनर्स की देखें, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ देयर नेशनल टीम। इवन कॉलिन मिलर अगर कहीं ना कहीं जो है वो डेविड मिलर कहीं ना कहीं अगर ऑन एंड ऑफ आते हैं, बाकी अगर आप उठा के देखेंगे उस्मान ख्वाजा T20 टीम का हिस्सा नहीं होते। आप डेविड सिंगापुर के प्लेयर हैं कि जिनकी बैटिंग जो है वो सबसे बेहतर दिखाई दे रही होती है, बैन डंक टीम का हिस्सा नहीं होते, उनको कहीं से भी कोई चांस नहीं है। जेम्स फॉकनर कोई चांस नहीं दिखाई देता। रैली रोजो जिसमें रिजवान की हम बात कर रहे हैं, उस मैच में रैली रोजो के जो 34 रन थे, 35 रन थे, वो मैच विनर रन थे। इसमें उसका मैन ऑफ द मैच मिला था, उतने ही रन 34 हमारे खुशदिल शाह ने भी किए थे, लेकिन इम्पैक्टफुल रन वो थे कि जिन्होंने टीम खड़ी कर दी थी। यानी हमारी लीग में वो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं कि जो अपनी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, और जो हमारे नेशनल टीम के हिस्से हैं जो प्लेयर्स, वो उन पे डोमिनेट कर रहे हैं। मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों की जानिब से सामने आ रही है। आप जैसे हमने बात की थी, शुएब मलिक के 73 मैच नहीं जिता के गए थे, बाबर आजम के 85 मैच नहीं जिता के गए। आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी उठा के देखें, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से ज्यादा बेहतर बॉलिंग जेम्स फॉकनर कर रहे हैं। राशिद खान को तो साइड में कर दें आप अगर इस तरफ चले जाते हैं वहाब रियाज की टीम में, तो कई यंगस्टर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आप और इससे अंदाजा करें कि हमारी क्रिकेट का लेवल, हारून भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुल्तान सुल्तान के जो 3 बॉलर हैं वो अब तक इस लीग के हमारे उन तमाम बॉलर्स पे जो नेशनल टीम का हिस्सा है
और जो नेशनल टीम के लिए हम आवाजें उठा रहे हैं कि वहाब रियाज हो, आमिर हो, आप ना हम सुहेल खान की बात करते हैं, ना इमरान खान सीनियर की बात करते हैं, ना हम सुहेल तनवीर की बात करते हैं। इन तीनों की परफॉर्मेंस हमारे तमाम जो इस वक्त कंटेंडर्स हैं वर्ल्ड T20 के और नेशनल टीम के जो सिलेक्ट हुए उनसे बेहतर है। वेयर इज ओवर क्रिकेट हारून भाई, हमारी क्रिकेट है कहां पे? ये बिल्कुल हमारी क्रिकेट बहुत नीचे है। आप जैसे ही देख रहे हैं कि इनफैक्ट होता ये है कि आप देखें ना, जो भी आपकी, मैंने तो भी हैदर अली का नाम नहीं लिया क्योंकि हैदर अली भी आपकी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। सो ये तमाम वो प्लेयर्स जो कि पूरा इन्होंने जो पिछले एक एक साल से जो कोशिश की हुई थी कि हम पाकिस्तान की टीम को बना लेंगे, और इन्होंने कहा था कि जी हम यंगस्टर्स को साथ लेके चलेंगे, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेके चलेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे जब डोमेस्टिक के हमारे क्रिकेट के परफॉर्मर्स जो हैं वो जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आते हैं तो एक ह्यूज उनको जंप मारना पड़ता है, जिसके वो, यानी उनकी स्किल्स का लेवल वो है ही नहीं है कि वो एकदम से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलें और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें, जो कि नजर आ रहा है हमें। चाहे हम किसी का भी, आपने जितने भी आपने नाम लिए, इन सब की परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें आगे। आपने जो यंगस्टर्स की बात की, देखे ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो यंग बॉलर्स हैं, वसीम हो गया, उसने अच्छी बॉलिंग की, आकिब जावेद हो गया, उसने अच्छी बॉलिंग की। आपने सुहेल खान और इमरान खान का जिक्र किया, सुहेल तनवीर का, ये एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं। कल एक अच्छी इनिंग कामरान अकमल भी खेल गए, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है, जबकि 2 विकेट गिर गए थे, उन्होंने टीम को लेके लिफ्ट किया और वो आगे लेके चले गए। तो इनफैक्ट डेफिनेटली अब लोगों को तो ये देखने के बाद वो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम, जिस पाकिस्तान टीम को हम बैक कर रहे हैं, क्या वो तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी, क्योंकि अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए ही अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे हैं जिसकी बुनियाद पे वो लोग अपनी टीमों को मैच जिता सकें। वेयर एज इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख लें जो कि अपनी अपनी टीमों में नहीं है। कल वेस्ट इंडियन से जो बिलोंग करते थे, वेस्ट इंडीज से प्लेयर्स, पावन। उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें। पावल ने जो है वो आगे जिस तरीके से बैटिंग किया, आप मैच ही वो लेके चले गए ना। देखिए उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि वो आपसे मैच ही लेके चले जाते हैं। वेयर एज हमारी परफॉर्मेंस ये है कि हाँ ठीक है, 5 रन, 10 रन, 8 रन के एवरेज से हम चलेंगे, आखिर में हम देखेंगे कि 4 ओवर में, 5 ओवर में क्या करेंगे। तो हम तो आखिर के ऊपर छोड़ रहे हैं, वो तो शुरू से ही। क्या मिलर ने आते ही 2 विकेट्स गिरी भी थी ना, मिलर ने आते ही सारा का सारा पांसा पलट दिया। उसने जिस तरीके से ट्रीट किया है जाहिद को, देखने वाली बात है कि उन्होंने जो छक्के चौके, यानी उन्होंने संभलने नहीं दिया किसी बॉलर को, चाहे वो जितने मर्जी टॉप क्लास बॉलर हो। सो ये नजर आ रहा है आपको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्क, कि इतना बड़ा ह्यूज जंप लेना पड़ता है पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स को अपनी स्किल्स के लेवल को बढ़ाने के लिए। उसके लिए वो तैयार नहीं है और ना ही आपका सिस्टम ऐसे क्रिकेटर्स तैयार करके दे रहा है। और भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखें कल कामरान अकमल के रन्स की आपने बात की, अगर जो 2 आउट होने के बाद कामरान अकमल तो शेल में चले गए थे। कामरान अकमल तो उस तरीके की टाइम ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो मिलर ने टीम को खड़ा किया था, कामरान अकमल ने उसके बाद स्ट्रोक खेले। आप अगर रिजवान के रन देखेंगे तो रहले रोजो ने उस वक्त टीम को खड़ा किया था जब ऊपर से विकेट गिरी थी, उसके बाद रिजवान ने बैटिंग की थी। मकसद है कि कॉन्फिडेंस भी टीम को बाहर का प्लेयर दे रहा है जब हमारा प्लेयर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर रहा है। हारून भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है कि हमारा अगर वो फॉरनर परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारा अपना प्लेयर भी खड़ा हुआ हो क्या होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शाहीन शाह अफरीदी शुरू में एक्सपेंसिव थे, जहां राशिद खान ने, फॉकनर ने गेंदे किए, वहां शाहीन शाह अफरीदी ने आके भी बेहतर बॉलिंग शुरू कर दी थी। तो हमारे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी जो है वो फॉरनर्स दे रहे हैं। देखिए ये नसीम, आप जो ये बात कर रहे हो इसमें बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे आके डोमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, और उसके बाद हमारे पाकिस्तानी को चिप इन कर जाते हैं और वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। सो आप इसको इस तरीके से लेके जाएं कि आपके पास, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको अगर गलत ना समझें, कि हमारे पास तो कोई भी ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है जो कि अपनी ऑपोजिशन के ऊपर इस किस्म की खौफ बिठाएगा कि अगर मैं ये खड़ा हो गया तो ये मैच जिता जाएगा। अभी तक बाबर आजम के मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का भी जो स्ट्राइक रेट अगर आप देखते हैं तो 113, 114, 115, 120 के लगभग है ना। वेरएज जो स्ट्राइक रेट आ गए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट्स हैं। तो और वो स्ट्राइक रेट्स ये नहीं है कि सिर्फ वो आगे 2 ओवरों में ये सारा कुछ करके जाते हैं, वो मैच को जिता के ले जाते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट ये है कि हम 4 ओवर में, मतलब 15 बॉलों पे हम 30 रन कर देंगे तो एक इनिंग में करेंगे, और 30 करके हम आउट हो जाएंगे, उसका इम्पैक्ट टीम के रिजल्ट के ऊपर नहीं होगा।
जो पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या जो भी कोचेस में लगे हुए हैं, वो तो उनको सिर्फ कैंप्स में तैयारी की कोशिश कर रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल की ओर मुझे ये बताइए कि जितने भी प्लेयर्स आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ये कौन सी अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस करके आते हैं? ये तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्किट में मैचेस खेलने के बाद ऊपर जाते हैं और उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं। हम तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर 2 महीने के बाद एक कैंप लगा देते हैं और वहां जी हमने प्लेयर तैयार कर दिया। ऐसे थोड़ी प्लेयर्स तैयार होते हैं, जब तक कि आपका कंपटीशन का लेवल उस मैार का नहीं होगा कि जो आपको फॉरन ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक का प्लेयर निकल के सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करता है, इंग्लैंड का डोमेस्टिक का प्लेयर निकल के सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करता है। वेयर एज आपका जो डोमेस्टिक का अव्वल तो परफॉर्मर जो है वो तो पाकिस्तान की टीम में होता ही नहीं है। आप तो 1 से 2 मैच वालों को लेके पाकिस्तान की टीम में चले जाते हो और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये परफॉर्म भी करेंगे। वो कैसे परफॉर्म करेंगे? 2 से 3 मैच खेल के आप उसको पाकिस्तान की टीम में ले जाते हो। अब बेचारा मुझे अफसोस होता है आजम खान के ऊपर। अब वो इतना प्रेशर में आ गया है कि उसका बल्ला ही नहीं चल रहा। कल भी अगर आप देखें जिस अंदाज में वो आउट हुआ है, सो आई ये बहुत जल्दी करके और एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं, अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट फैंस को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमने ये पूरी टीम तैयार कर ली है, मतलब आप तवक्कुआत इतनी बढ़ा देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जो क्रिटिसिज्म होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। हम एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो जरा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने के जो हम जरूर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिकेट टीम थी, पाकिस्तान की एक डोमिनेंस थी, पाकिस्तान के वो प्लेयर्स की जिनकी परफॉर्मेंस का इस वक्त हम रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम जेलिन हुए हुए थे, टीम बने हुए थे, लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे दो फैसले, एक हमने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया और दूसरा मिसबाउल हक को हेड कोच लगाया। उसके बाद से इस फॉर्मेट के अंदर क्या टीम का मिजाज चेंज हो गया है? क्या हम मॉडर्न डे क्रिकेट से और थोड़ा सा पीछे आ गए? क्या हम उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल रहे कि अगर वो फॉरनर्स कि जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, वो हमारे उन स्टार्स को के जो नेशनल टीम के स्टार्स थे जिन्होंने नंबर 1 टीम बना के रखा था पाकिस्तान को, उनको खड़ा करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने में उन गोरों की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, उन फॉरनर्स की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है कि जिनके अपनी नेशनल टीम में भी जगह नहीं है। तो वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट? हमने कितने बड़े ब्लंडर किए थे जब सरफराज को हटाया था और मिसबा को लगाया था या मिकी आर्थर को हटाया था। बात करेंगे अरुण भाई से ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हंगामा पाकिस्तान की कौम करेगी, इसलिए करेगी कि वो इस खेल से लगाव रखती है, हमारी क्रिकेट किस सिमत में चलती हुई दिखाई दे रही है। ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक और अरबाब इख्तियार से पूछा जा सकता है कि जिस पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे थे, आपकी टीम जो है वो नंबर 1 टीम बनी हुई थी, उस पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी का ग्राफ इतना नीचे कैसे आ गया? हम इंटरनेशनली जो है वो क्यों मैच नहीं कर पा रहे उन इंटरनेशनल प्लेयर से कि जिनकी अपनी नेशनल टीम में भी जगह नहीं बनती। अरुण भाई, वंस अगेन वेलकम यू यार। अरुण भाई, ये अब मेरा सवाल ये है अरुण भाई कि हमने इन्हीं लड़कों को लड़ते हुए देखा। अरुण भाई, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा थे, हमारी टीम नंबर 1 बनी हुई थी T20 की, हमारे पास हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, जो आता था वो परफॉर्म कर रहा होता था, टीम का मोटिवेशन लेवल हम करंट टीमों से मैच करते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक इतना बड़ा डिफरेंस क्यों बढ़ता चला जा रहा है अरुण भाई? सरफराज और मिकी आर्थर को हटाना, मिसबा को लगाना क्या गलत फैसला था? देखिए इसके पीछे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। आप दुनिया भर में उठा के देख लें कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जिनके ऊपर बुरा वक्त नहीं आया। इंग्लैंड बुरी तरह शिकस्त खाती रही पिछले कुछ अरसे, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस भी ऑन एंड ऑफ रहा, इंडिया प्रॉब्ली अपना कभी अच्छा कर जाती है, कभी 1-2 सीरीज उसकी भी खराब हो जाती है। लेकिन एक चीज आप देखें कि उन्होंने अपने सेटअप में, यानी जो कप्तान को और जो उनका जो कोचिंग स्टाफ था, उनको उन्होंने टच नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे किसी भी चीज में, क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी भी एक टीम को बनाते हैं, उसमें कोचिंग स्टाफ है, टीम प्लेयर्स हैं, उनकी आपस में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप एक दूसरे को समझते हैं कि जी वो क्या चाह रहा है, और वो हर एक का रोल जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। इसमें आपके लिए अच्छे मैचेस भी आते हैं, आपके बुरे मैचेस भी आते हैं, वो उसको एक साथ लेके चलते हैं। मुझे बताया मॉर्गन जब से कैप्टन है, उसके लिए एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि उसको हटा देंगे, क्योंकि जब टीमें हार रही थी, लेकिन उन्होंने मॉर्गन को नहीं हटाया। इसी तरीके से आप वहां भी अगर देख लें, ऑस्ट्रेलिया में अगर स्मिथ का और वो इशू ना होता, अगर वो जो मैच फिक्सिंग वाला या कोई ऐसी चीज, तो वो भी रहता वो कैप्टन। लेकिन हमारे यहाँ एक आपका सक्सेसफुल कैप्टन सरफराज, अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आया हूं जो जो आपने भी पूछा था कि वो T20 की कप्तानी से बाहर कैसे हो जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जीता हुआ कैप्टन, आप उसको साथ लेके चल रहे हैं। मिकी आर्थर आपको अच्छा रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, टीमें हारी भी हैं, जीती भी हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपकी टीम का जो वर्क एथिक्स थे वो इतने स्ट्रांग हो गए हुए थे कि दुनिया भर कहती थी कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम नजर आ रही है जिससे खौफ आता था। लेकिन अब क्योंकि आप नए सेटअप को लेके आ गए, अब आपने उनको 2 साल 3 साल दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि आपकी जो स्पिरिट जो नजर आती थी हमें, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आती थी, आप देखें ना, सिर्फ ये कह देना कि सरफराज कीपिंग नहीं अच्छी कर रहा था और वो बस इसलिए हमने उसको हटा के, क्योंकि रिजवान बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहा है और उसके बाद वो बैटिंग भी कर रहा है। देखिए द थिंग इज कि वो कप्तान था और उसके साथ साथ अपनी टीम से काम ले रहा था। आपको वो टीम में टीमें जीत भी रही थी। उसका T20 का परफॉर्मेंस टैग रिकॉर्ड उठा के देख लें, कप्तानी में उसकी इतनी बुरी नहीं। रिजवान अच्छा फील्डर भी था। देखिए द थिंग इज कि सिर्फ इस बात पे कि वो एक दो मैच में अगर सरफराज से अगर कीपिंग अच्छी नहीं हुई तो आपने डब कर दिया कि कीपर ही अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्या रिजवान से कैचेस ड्रॉप नहीं हुए होंगे? उससे भी ड्रॉप हुए हुए हैं। रिजवान एक आउटस्टैंडिंग फील्डर भी है। अगर वो आपको बैटिंग का रोल प्ले कर रहा है, जिसको जिसमें अगर आपको चाहे उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं या उसको ओपन में खिलाते हैं, तो सरफराज एज कैप्टन अपनी जगह तो बनाता है ना, नीचे आके वो चिप इन करता है, अपनी टीम को वो ऐसे रन पे लेके चला जाता है, ऐसी पोजीशन में ले जाता है कि वहां से मैच आप जीतने के काबिल हो जाते हैं। तो एक तो ये मेरे अपने नजदीक जो एक डिसीजन था कि सरफराज को कप्तानी से हटाना, उससे, और दूसरा है कि मिकी आर्थर को आपने कोचिंग के जॉब से हटा दिया। ये दो ऐसे रीजन बने हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान की टीम जो अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा रही थी, उसको एकदम से हॉल्ट लगा। नई थिंकिंग आई, नया माइंडसेट आया, उन्होंने आते ही सिलेक्शन का पूरा रोल उनको दे दिया गया। पहले अगर आपको याद होगा 1 साल तक तो सारा कुछ तो मिसबा के पास ही था ना, वही हेड कोच भी था, जी जी। वही चीफ सिलेक्टर भी था। ऐसी दुनिया भर में कहीं इस किस्म की कोई चीज नहीं होती। और दूसरा, या तो मुझे बैकग्राउंड होता ना, या तो इतना एक्सपीरियंस होता। देखिए मिकी आर्थर बिल्कुल सही दुनिया बात। की 4 इंटरनेशनल टीम्स को कोचिंग करके हमारे साथ उन्होंने जॉब ली थी, पाकिस्तान की कोचिंग की। आप मुझे ये बताया ना कि मिसबा की तो पहला जॉब ही पाकिस्तान का टॉप जॉब उसको मिल गया कोचिंग का। ये कहाँ दुनिया में होता है? तो मतलब इसीलिए जो हमने जो पिछले दिनों में जब आपके डोमेस्टिक कोचेज या जो लोकल कोचेज जब फेल हुए, तब जाके आपने बाहर के कोचेज को लेना शुरू किया। और बाहर के कोचेज को जब आपने लिया तो रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हुए। चाहे आप बॉब बूलमर को ले लें, चाहे आप मिकी आर्थर को ले लें, उनको थोड़ा सा वक्त लगा समझने में पाकिस्तान के इस निजाम को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। लेकिन लेटर स्टेजेस में उन्होंने वर्क एथिक्स, जो वर्क रिजीम ऐसी बना दी कि जो कि प्लेयर्स जो थे वो एंजॉय करते थे और उनको पता लग रहा होता था कि यार हम तो सरवाइव, हमारा उसी सूरत में हम सरवाइव करेंगे अगर उन्होंने परफॉर्म किया। और क्या वो टीम का मतलब, आप बॉडी लैंग्वेज देखते थे जब वहां पर मिकी आर्थर, आप देखेंगे इवन कि मिकी आर्थर के एक्सप्रेशंस आपको ड्रेसिंग रूम में नजर आते थे, अगर अंदर से कोई अगर कोई गलत प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा होता था या कुछ नहीं कर रहा होता था। सो ये एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये हॉल्ट आया, कि आपने एब्रप्ट चेंजेस की और जिसकी वजह से आप अब ये खुमियाजा भुगत रहे हैं। आई होप कि हमारी ये सारे जो खदशात हैं वो ये दूर कर दें पाकिस्तान की टीम, जब आगे जाके जो दौरे करेगी। और इवन फ्रेंचाइज में भी अभी ये जो प्लेयर्स हैं ये अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे तो आगे जाके अच्छा करेंगे ना। अगर यहाँ ये परफॉर्म नहीं कर सके, फॉर इंस्टेंस प्लेयर्स लाइक हफीज, प्लेयर्स लाइक फखर जमान, प्लेयर्स लाइक हैदर अली, जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, और नया आपने यंगस्टर एक डाला है आजम को, इस होप पे कि वो आगे आपकी बैटिंग को कहां से कहां ले जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे टू सम एक्सटेंड, हम सिर्फ अभी भी कह सकते हैं कि बाबर और आपका जो रिजवान है यही थोड़े से रन कर रहा है। इसके अलावा मुझे बताएं और कौन कर रहा है? इवन शर्जील भी रन नहीं कर रहा। सो आपकी मेन बैटिंग तो यही है ना। ये अगर रन नहीं करेगी यहाँ पर,
तो ये कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएंगे इंग्लैंड के टूर पर, वेस्ट इंडीज के टूर पे? और भाई जैसे आपने बात की कि बाबर और रिजवान जो रन कर रहे हैं वो भी जो है वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है जो मैच किया जा सके इंटरनेशनल क्रिकेट से। हम्म। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अरुण भाई, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने मिसबाह लोग को ठीक है लगाना था लगा देते, लेकिन ये तो चेक करते भाई उनका तजुर्बा क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल, आपने बहुत ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं अरुण भाई। पाकिस्तान की नेशनल टीम, पाकिस्तान ए टीम, पाकिस्तान अंडर 19 टीम, आपने उस बच्चे को भी देखा है जो अंडर 19 की सतह का है, और आपने उस टॉप सुपरस्टार को भी देखा है, ड्रेसिंग रूम में बैठकर देखा है, उस वो जिम्मेदारियां संभालते हुए देखा है। और मैं ये कौन सा ड्रेसिंग रूम होता है कि जहां पर मिसबा उस कोने में बैठे हुए, यूनुस खान उस कोने में बैठ के कोई किताब लिख रहे, वकार यूनुस उस कोने के अंदर बैठे हुए, जहां आपकी टीम मैनेजमेंट भी लड़के नहीं देखेंगे कि एक एक बेंच पे बैठी हुई है, एक जगह पे बैठी हुई है, वो कैसे मोटिवेट करेगा खिलाड़ियों को? वो टीम बेंच या वो टीम स्ट्रेंथ या वो टीम मैनेजमेंट कैसे करेगी मोटिवेट? देखो आपने कितना जबरदस्त ये बात अभी जो की कि आप इसका इम्पैक्ट देखो। जो हमने ड्रेसिंग रूम की बात की ना, ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स है ना वो एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं। वो अपने उन कोचेस को जो उनके साथ लगे हुए हैं उनको महसूस कर रहे होते हैं कि इनके आपस में क्या फ्रेंडशिप है, या आपस में कितना इनका ये क्या, और ये कितना एक पेज पे हैं और सोचते हैं एक। जब वो उनको मुख्तलिफ अंदाज में बैठे हुए और मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हुए देखेंगे तो प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हो प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। अगर हम किसी एक कोच के पास जाते हैं तो वो दूसरा वाला जो समझेगा कि यार ये क्या, ये कहाँ जा रहा है, ये मैं हेड कोच हूँ मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, ये फलाने के पास क्यों जा रहा है, ये उसके पास क्यों जा रहा है। इसी तरह जब वो हेड कोच के पास जाएंगे तो दूसरे भी दो बड़े टॉप क्लास प्लेयर्स वहां पर मौजूद हैं। वो कहेंगे यार वो क्या, वो तो सिर्फ बैट्समैन है ना, उसके पास बॉलर उसके पास क्या करने जा रहा है। या वो यूनस कहेगा आई एम दी सबसे बड़ा बैट्समैन तो पाकिस्तान का वही हुआ है ना। तो वो ये मिसबा से क्या पूछेंगे, मुझसे आगे पूछे मैं बताऊं, और मैं बैटिंग कोच हूँ मुझसे पूछे, मिसबा हेड कोच है। सो इस तरीके से उनकी जो डिस्ट्रैक्शन वाला एलिमेंट है ना वो आता है इन प्लेयर्स में, और वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं खौफजदा कि यार ये क्या, मतलब इस किस्म के माहौल में फिर वो आप देखेंगे उसका फर्क आपको फील्ड में नजर आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो आपके प्लेयर भी इसी तरह टोलियों में बैठे हुए नजर आएंगे। तो जब इस किस्म का माहौल हो जाएगा तो आप टीम को जेल करना जो है ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है आप स्टेटमेंट्स दे दें कि जी हम सब एक पेज पे हैं, हम सारा ये चीजें हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ये चीज है या नहीं है, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन असेस कर रहा है? आई एम नॉट श्योर कि कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सर अरुण भाई, आपकी आई से ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं देख सकती, क्योंकि आपने उस जगह को आ, उन चंद पाकिस्तानियों में आप शामिल हैं कि जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा उस जगह को शेयर किया है एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोच, असिस्टेंट कोच, जिम्मेदार मैनेजर भी रहे आप। यानी कि आपने वो तमाम की तमाम चीजें वहां बैठकर देखी, आपसे बेहतर असेसमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था अपने बीटीवी के नाजरीन के लिए कि भाई ये वो आदमी बात कर रहे हैं और वो अपनी आंखों से टेलीविजन पे देखकर भी बता सकते हैं। जैसे आपने बात की अभी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मिकी आर्थर के एक्सप्रेशंस, उनका चेहरा बताता था कि उनकी खेल में इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो किस तरह इन्वॉल्व हुए हुए गेम के अंदर। हम कहते थे वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बातें करते थे, वो ठीक है उनका अपना स्टाइल था, लेकिन वेयर इज पाकिस्तानी कोचेज कंसर्न, आपको चेहरे से एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते। एक सिर्फ अगर मिसबा के चेहरे पे खौफ दिखाई देता है कि हार गया तो क्या होगा। अरे भाई वसीम अकरम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, हार से क्यों डर रहे हो? हार से डरोगे तो हाँ, जीतोगे कभी भी नहीं जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा वसीम की जो बात है वो बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं तो आपको प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना। मुझे जब मैं मैनेजर था मुझे कहा गया कि देखें जी आप जरा ये देख लें हारून भाई, आपका रुझान थोड़ा उस तरफ ज्यादा है, आप देख लें टीम के साथ कैरी करना है आपने, या हमारे साथ रहना है या नहीं रहना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस किस्म की भी सोच जो है हमारे उस लेवल पे होती है कि इवन वो ये भी कहते हैं कि भाई मैनेजर्स भी जो है वो हमारे मतलब के होने चाहिए। तो आप इससे इससे अंदाजा लगा लें कि ये एक प्रोफेशनल यूनिट जो है ना इस तरीके से काम होना चाहिए। जितने मर्जी लोग आप अच्छे लगा दें लेकिन उनको मेरिट पे होना चाहिए, उनके पीछे पूरा तजुर्बा होना चाहिए, और उसके बाद उनको आप लेकर आए। आप सिर्फ ये कह दें कि जी इसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है इसको लगा दें, इतनी क्रिकेट खेली हुई है इसको लगा दें, इससे नहीं होगा जब तक कि पीछे उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, उसका वो तजुर्बा नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा।
उस पर्टिकुलर जॉब का जो आपने उनको दिया है। आज तक तो मैंने किसी का इंटरव्यू होते हुए देखा नहीं। ये ठीक है, तीन थ्री मेंबर्स कमेटी बना लेते थे। आप मुझे बताएं कि वो जो 3 मेंबर्स कमेटी थी उसमें पाकिस्तानी कोचेस भी आते थे, तो क्यों फिर इंटरनेशनल कोचेस को ये सिलेक्ट करते थे? बिकॉज वो कन्विंस करते थे आपको कि हम क्यों, ये जॉब हमें क्यों मिलनी चाहिए। जब वो अपनी प्रेजेंटेशन देते थे वो सारा एक एक चीज रिकॉर्ड बताते थे कि जी, और वो पाकिस्तान के ऊपर स्टडी करके आए हुए होते थे। मुझे भी एक मौका मिला था जब जेफ लॉसन जब कोच बना रहे थे, तो उसका इंटरव्यू मैंने और आकिब ने लिया था। आप यकीन करें कि वो और डेव वॉटमोर आए थे, उन्होंने अपनी पूरी हमें स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम किस तरीके से पाकिस्तानी टीम को ऊपर लेके जाएं। और वहां पर भी हम डेव वॉटमर को रखना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी, वो डेव वॉटमर क्योंकि सख्त। लेकिन ना मसला ये है कि हमारा माइंडसेट क्या है कि हमें सख्त किस्म का कोच नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कोच जो नरम मिजाज हो, ठीक है, हमारे साथ घुल मिल जाए और ये हो जाए। क्योंकि वो जो 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 ऐसे कोचेज होते हैं ना, वो आपसे फिर जो हार्ड टास्क मास्टर होते हैं वो आपसे काम भी फिर निकलवाते हैं। और वो जो है इनको थोड़ा सा बुरा लगता था। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने मुतअद्दिद बार, जब मैं एक आईएमजी बनी थी ये सेठी साहब के दौर में, जब शहरियार साहब उसके शायद हेड थे या सेठी साहब शायद हेड थे, तो वहां मैंने ये चीज कही थी। मैंने कहा देखिए, आप बड़े नामों को जॉब्स दे देते हैं, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं, आप दें, क्योंकि आप लोग डिसीजन मेकर्स हैं, करें। लेकिन क्या आप उनसे इंटरव्यू करते हैं कि वो ये जॉब दे रहे हैं आप उनको, तो क्या करेंगे, उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है? वो आज से हमें बताएं कि 3 साल बाद पाकिस्तान टीम को कहाँ देखेंगे, या 2 साल के बाद हम पाकिस्तान की टीम को कहाँ देखेंगे। कोई ना कोई उनके पास रोड मैप या कोई प्लान तो होगा ना, बताएंगे वो क्या क्या वो चीजें करेंगे जिसके साथ वो पाकिस्तान टीम को नंबर 1 टीम या टॉप टीम में ले जाएंगे। तो आप ये तो पूछते ही नहीं, हाँ जी नहीं वो क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, बस ठीक है इसको बना दें कोच में। और वही इसी तरह ही कोचेस बन रहे हैं। आप मुझे बता दें क्या एक्सपीरियंस है, जितने भी इसमें कोचेस लगे हुए हैं उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस मुझे बता दें। वकार भी जो फिर स्टेंट आया उसका भी देख लो। हारून भाई, और आपने इतने बड़े बड़े नाम लगा दिए कि जितने बड़े नाम पाकिस्तान टीम में नहीं है तो खिलाड़ी तो इंस्पायर होके बैठा रहेगा, मेरे सर पे किसको लाके बैठा दिया। आप कम से कम कोई इंस्पायर ऐसा नहीं, मोटिवेशन, खौफजदा, खौफ इंस्पायर ज्यादा। नहीं, खौफजदा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसकी बात सुनूं उसकी बात सुनूं, मैं किसकी बात सुनूं, अकेले में खुद कोने में जाके बैठ जाता है। मैं इधर जाऊंगा तो ये परेशान करेंगे, उधर जाऊंगा तो ये परेशान करेंगे। हमने अपने आने वाले बच्चों को परेशान कर दिया, और वो परेशानी उनकी परफॉर्मेंस से आया है। यही वो लड़के थे जिन्होंने पाकिस्तान को 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जिताई थी, जिन्होंने पाकिस्तान को मार्जिन से नंबर 1 बना के रखा हुआ था। अरुण भाई, जिस वक्त सरफराज को कयादत से हटाया गया, इवन कि वो श्रीलंका की लास्ट सीरीज लूज कर गया था, या मिकी आर्थर को चेंज किया गया था जिस वक्त, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम 23 पॉइंट से आगे थी। T20 क्रिकेट में 23 पॉइंट्स का मार्जिन था, जब पाकिस्तान नंबर 1 थी और नंबर 2 टीम के दरमियान में इतना बड़ा फर्क था। खैर अरुण भाई, ये ऐसा टॉपिक है कि जिसपे हमने तकरीबन रोज ही बात करेंगे। ये एक पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब है, हम जब देखेंगे हर मैच के अंदर। लेकिन कुछ थोड़ी बात कर ले, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। हम कुछ जरा थोड़ी मैच की बात कर लेते हैं। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स तो चले अब आप जाहिर इवेंट से बाहर हो गए तकरीबन। आपको ये मेरा ख्याल है मौजूदा ही होगा कि वो अगर आ जाए, बाकी और कोई चांस दिखाई नहीं देता। और भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर जो पहला मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले फहीम अशरफ अनफिट हुए। अब उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि हसन अली की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने बायोसिक्योर बबल छोड़ दिया है और वो वापस घर जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ यूनाइटेड के लिए, और वो भी कलंदर से खेल रहे हैं जो दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं इस वक्त PSL सीजन 6 में। देखिए, लाहौर कलंदर तो मुझे एक बहुत ही अच्छी और मजबूत टीम नजर आ रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बुरी टीम नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिया। लेकिन असद अली का उनको नुकसान होगा, फहीम अशरफ को ऑलरेडी उनको नुकसान हो चुका है। लेकिन उनके पास अच्छी चीज ये है कि उनके पास जो बैकअप बॉलर्स हैं, उन्होंने आगे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें आकिफ जावेद ने और दूसरा जो मूसा खान। हसन अली को डेफिनेटली वो मिस करेंगे, क्योंकि हसन अली नीचे से आगे हिटें भी मार लेता है। दोनों के मैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऊपर पॉइंट टेबल के ऊपर ही हैं। तो आई थिंक जो भी एक टीम जीतेगी वो तो मेरा ख्याल है इंश्योर कर लेगी अपने आप को टॉप 4 में रख लेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त लाहौर कलंदर नंबर 1 पोजीशन पे है, इस्लामाबाद भी उनके पीछे पीछे ही है। तो इस्लामाबाद का पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच जीतना ऐसे जरूरी है कि वो उनके बराबर जाके खड़ी हो जाएगी, तो ये दोनों टीमें ऑलमोस्ट सर्टन हो जाएंगी कि वो टॉप 4 में फिनिश करें।
कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि अभी तो ओपनिंग बैट्समैन ने इनको बड़ा अच्छा स्टार्ट दे के रन्स बना दिए, लेकिन जहां ये फेल होंगे वहां प्रॉब्लम हो सकती है कि नीचे आने वाले बैट्समैनों ने अभी तो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे मनरो और उस्मान ख्वाजा पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेयरएज जो लाहौर कलंदर की टीम है वो पूरी तरीके से कोशिश उनकी होगी किसी तरीके से हफीज जो है वो फॉर्म में वापस आए, क्योंकि अभी तक हफीज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट में। लेकिन वो किसी वक्त भी चिप इन कर सकते हैं, जैसे मैंने कल ही आपको कहा था कि यू नेवर नो, कामरान अकमल एक्सपीरियंस प्लेयर है, किसी वक्त भी वो वापस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया लेकिन उन्होंने उसके बाद एक अच्छी इनिंग खेली। आर्मी ये जी कलंदर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट साइन है कि उन्होंने जो फतवात हासिल किए हैं विदाउट फखर और हफीज परफॉर्मेंस, उन दोनों ने परफॉर्म नहीं किया और उनके बगैर वो मार्जिन से जीत रहे हैं। तो कहने का मकसद है इससे कुछ और एडवांटेज टीम को मिलता है कि अभी तो इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया है, वो तो अभी दिखाई नहीं दिए दोनों। ये देखें ना, ये तो बड़ी अच्छी चीज है किसी भी एक टीम की कि जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करते हो कि वो रन्स करके देंगे तो हम जीतेंगे, और वो रन्स ना करें और फिर भी टीम जीत जाए। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। ये ऐसे जो कि जो देख रहे होते थे फखर जमान की तरफ या हफीज की तरफ कि ये कुछ करेंगे तो हम हमारे रन्स लगेंगे बोर्ड पे, तो आप खुद सोचें कि इस जैसे ही फखर जमान फॉर्म में वापस आते हैं, हफीज फॉर्म में वापस आते हैं, तो लाहौर कलंदर का तो यूनिट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात कर रहे हैं, यंग टीम है, मैं देख रहा हूं कि उसमें बड़ी मेहनत करते हैं फील्डर्स, फील्डिंग भी उनकी बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, क्योंकि लाहौर कलंदर में मैं देखता हूँ कि फील्डर इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अच्छा मुकाबला होगा। आई थिंक दोनों के 50-50 चांसेस हैं। लाहौर को थोड़ा सा एज जाता है कि बिकॉज वो अब तक बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा उनका बुरा मैच अभी तक तो नहीं हुआ, और जो भी राशिद खान स्ट्रेटजी है वो राशिद खान एक बहुत राशिद बड़ा एक उनके पास हथियार ऐसा है बहुत बड़ा जो मैच टर्न करता है। हमें प्रोग्राम खत्म करना है, बस मुल्तान सुल्तान पेशावर जलमी है, चंद लाइनों में आपने खत्म करना है। मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है रिजवान की क़यादत में और वो मुश्किलात में है। किस तरह उनका आगे वक्त देख रहे हैं आप, खासकर उनके जो सीनियर बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे पेशावर जल्मी की टीम में थोड़ा ज्यादा मुझे वो नजर आता है, डेप्थ नजर आती है, और उनके अंदर प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि जो किसी एक वक्त में एक प्लेयर ही उनको मैच जिता के ले जाएगा। वेयर मुल्तान सुल्तान डिपेंड करेंगे बहुत ज्यादा अपने यही सीनियर बॉलर्स पे, जैसे कि आपने जिक्र किया, और उसके साथ साथ रिजवान रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे तो रूसो ने और दूसरों ने काफी हेल्प आउट किया उनको, लेकिन मुल्तान सुल्तान का मैच जीतना ऐसे जरूरी है कि वो अगर टॉप 4 में आना चाहते हैं तो उनका मैच जीतना बनता है आज। लेकिन पेशावर जलमी जिस तरीके से एक एक मैच खेली है उनके कल, लिए और बहुत एक एक मैच है। अरुण भाई आपका पॉइंट आ गया। अरुण भाई अब हेडलाइन का टाइम हो जाएगा, हमें अपना प्रोग्राम खत्म करना होगा। थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई इंपॉर्टेंट चीजें अरुण भाई ने डिस्कस की। जाहिर है वो एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, चाहे वो एज ए टीम मेंबर हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टॉप जिम्मेदारी हो। बहुत सारी बातें कहकर चले गए जो पाकिस्तान के थिंक टैंक को बहुत गौर से सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हमारा खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारी लीग में हमारी फेवरेबल कंडीशन में भी नहीं कर रहा, तो फिर वो अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके ये बच्चा खेलेगा वो कहाँ पे खड़ा होगा। ये बहुत सीरियसली सोचने वाला सवाल है। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आज जो डबल एडर खेला जा रहा है उस पर कल बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जलमी। कल मिलते हैं 4 बजे। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।